दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। और आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट इकोनॉमी MCQ 81 to 90 क्वेश्चंस की होने वाली है। आप हमारी PDF टेलीग्राम के चैनल प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को पॉज करना और आंसर देने की कोशिश करना। यह PM कुसुम स्कीम के बारे में पूछा गया है। इस बार इस बजट में भी इसके बारे में जिक्र किया गया था। तो देखते हैं पूछा क्या है। सत्य कथन। दोस्तों, यहाँ पर सत्य असत्य की ध्यान रखना आप। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, दोस्तों गलत है, मंत्रालय एकदम गलत है। यह नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत 100% खर्च की राशि केंद्र सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। दोस्तों, ये भी गलत है। व्यय की राशि दोस्तों ध्यान रखना 4 हिस्सों में डिवाइड है। 30% केंद्र सरकार, 30% राज्य सरकार और 30% बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा और 10% किसान स्वयं वहन करेगा। यह योजना किसानों की निर्भरता डीजल और केरोसिन पर समाप्त करते हुए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगी। ये ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, यानी केवल 3। इसकी मिनिस्ट्री आप देख लेना, राष्ट्रीय नवीकरणीय एवं ऊर्जा मंत्रालय। और ये 4 हिस्सों मैंने आपको बता दिया, 30%, 30%, 30% और 10%। इसके फीचर देखते हैं। इसके तहत किसानों को सोलर पंप मुहैया कराए जाएंगे, स्टैंड अप और सोलर पंप भी लगाए जाएंगे और बंजर भूमि पर दोस्तों सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जहां पर बंजर भूमि पर किसान को सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए मोटिवेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखना आप। और इसके फायदे क्या क्या है। सिंचाई बिजली डीजल केरोसिन के बजाय सौर ऊर्जा से होगी और अन्नदाता से ऊर्जादाता बनेगा। कैसे। बंजर भूमि पर दोस्तों अगर सोलर पावर प्लांट होंगे तो किसान अपनी ऊर्जा को बेच भी सकेंगे, जिससे कि वो ऊर्जादाता के रूप में काम करेंगे और सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण को फायदा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, ये योजना भी बजट में इस बार मेंशन है, कृषि उड़ान स्कीम। इसके बारे में बताना है सत्य कथन। यह योजना नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाएगी। दोस्तों ठीक है। इस योजना के तहत पूर्वोत्तर और जनजातीय जिलों में मूल्य प्राप्त में सुधार करने में मदद मिलेगी। ये भी ठीक है दोस्तों। ये मुख्य रूप से परिवहन की सुविधा को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए लाई गई थी, तो इसमें हो जाएगा सी। इसके देखो, नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और जो दूर दराज के क्षेत्र है वहां पर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा उसके लिए ये योजना लाई गई है। इसमें बताना अर्थव्यवस्था में उपयोग में आने वाले उत्पादन के साधन कौन कौन से है। दोस्तों ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन मुख्य रूप से 4 ही होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। और ये चारों ही इसमें सही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। ये है क्या, वो देखते हैं। दोस्तों, एक उत्पादन करने वाले को उत्पादन करने के लिए कुछ वस्तुओं की और सेवाओं की आवश्यकता होती है। जैसे एक तो भूमि, अगर मान लो कोई कंपनी हमें स्थापित करनी है, कोई फर्म स्थापित करनी है, तो हमें सबसे पहले चाहिए भूमि और उसके बाद उस पर काम करने के लिए चाहिए लेबर और साथ साथ में मशीनरी और इत्यादि के लिए पूंजी चाहिए। और दोस्तों, जो चौथा है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की बात की गई है। ये उद्यमी है जो इन तीनों को इंटीग्रेट करता है, इन तीनों को मैनेजमेंट करता है और जोखिम लेता है इन तीनों को एक साथ लाकर कुछ नया करने का। ठीक है दोस्तों। यह क्वेश्चन अवसर लागत और वैकल्पिक लागत की सर्वोत्तम व्याख्या के बारे में पूछा गया है। हमें बताना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सही व्याख्या कौन सा स्टेटमेंट करता है। दोस्तों, यह है कि हम आगे देखते हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, किसी विकल्प के चयन के बाद अन्य विकल्पों के संभावित लाभ ना मिलना। यह है क्या, वो देखते हैं। दोस्तों, अवसर लागत होती क्या है। मान लीजिए आपके पास में 2 ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन का चयन नहीं किया और दूसरे का कर लिया। तो जो दूसरे ऑप्शन का जब चयन किया आपने, तो पहले वाले ऑप्शन से जो लाभ मिल सकते थे वो आपको नहीं मिलेंगे। तो यही अवसर लागत है। इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए आप एक अध्यापक हो, आपको यूट्यूब से ऑफर मिलता है 2 लाख रुपए में पढ़ाने का, लेकिन आपको लगता है कि मैं 2 लाख रुपए अपने खुद के यूट्यूब से कमा लूंगा, लेकिन आपको यहाँ पर कमाई होती है 1.5 लाख रुपए की, यानी 50,000 रुपए का आपको नेट नुकसान हो गया। तो ये जो 50,000 रुपए वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है डीजी शाला के बारे में। इसमें बताना कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखना, डीजी शाला जो मिनिस्ट्री है वो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक टीवी चैनल। तो सबसे पहले तो देखो, मिनिस्ट्री इसमें ये गलत है, IIT मद्रास नहीं है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय गलत है। तो मिनिस्ट्री ये 2 स्टेटमेंट में आ रखी है और ये टीवी चैनल ये डी ऑप्शन में है, तो इसमें आ जाएगा डी सही है। ये डिजिटल लेन देन के बारे में जानकारी के लिए टीवी चैनल है। बाकी इसमें दूरदर्शन इसका प्रबंधन करता है, ये ध्यान रखना। ठीक। ये स्टेटमेंट दोस्तों यूपीएससी में आ रखा है ये क्वेश्चन। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन उपबंधों के बारे में पूछे गए कथन है कि कौन सा सही है। दोस्तों पहला देखते हैं। केवल वही परिवार, केवल आ गया दोस्तों, अलर्ट हो जाओ। केवल वही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते। नहीं दोस्तों, गलत है। इसमें 2/3 आबादी को कवर करने की बात की गई है, वो गरीबी रेखा से ऊपर भी हो सकते हैं। परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी। ठीक है दोस्तों, ये सही है। परिवार की मुखिया उस महिला को बनाया जाएगा जो सबसे अधिक उम्र की हो या फिर 18 वर्ष से ऊपर हो।
तीसरा देखते हैं, गर्भवती महिलाएं एवं दूध पिलाने वाली माता की गर्भावस्था के दौरान और उसके 6 महीने के बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन गले जाने की हकदार है। गलत है दोस्तों, ये 1600 कैलोरी ऐसा कोई मेंशन नहीं है। तो इसमें हमारे पास में सही पूछा है, और सही कौन सा, दूसरा, यानी केवल दो, बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर, वहनीय मूल्य क्या होते हैं, जिस पर वो वहन कर सके, जिन मूल्यों को वो दे सके, जिस कीमत को वो अदा कर सके, और गुणवत्ता के पूर्ण खाद्यान्न होने चाहिए। तो ये सब फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को बढ़ावा मिलेगा। इसमें कवरेज क्या है, 75% ग्रामीण आबादी, 50% शहरी आबादी। तो कुल मिलाकर के 2/3 आबादी को कवर किया जाएगा। और रेट क्या होगी, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए चावल गेहूं मोटे अनाज पर होगी, और 5 किलोग्राम प्रति माह तक ले सकेगा कोई भी व्यक्ति। अंत्योदय अन्न योजना भी इसमें क्रियान्वित रहेगी साथ में, जिसमें 35 किलोग्राम प्रति माह का प्रावधान है। और अगर मान लो आपको भोजन की आपूर्ति नहीं होने पर लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त होगा। अगर नहीं होती है आपूर्ति तो उसके लिए आपको भत्ता मिलेगा। और महिला और बच्चों के लिए भी ये पोषणिक सहायता पर ध्यान देती है। लेकिन इसमें 1600 कैलोरी का मेंशन है दोस्तों। इसमें 6000 रुपए का मात्र तो लाभ प्राप्त करना भी बताया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। देखो यहां पर ध्यान रखना, असत्य कथन। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है भोजन, काम और उत्पादन, फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी के नारे के साथ सामाजिक न्याय प्रणाली की स्थापना करना है। दोस्तों ये गलत है। ये जो नारा था वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में इंप्लीमेंट किया गया था, इसमें नहीं। यह योजना अपने विकास के लक्ष्य की वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त करने में सफल रही दोस्तों। ठीक है, तो असत्य पूछा, असत्य पहला है, तो इसमें हो जाएगा केवल 1। भारत में छठी पंचवर्षीय योजना की टाइमिंग क्या थी, 1982-85। मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। लक्ष्य सफल रही है, 5.2% था, 5.54 प्राप्त कर पाई। और जो दोस्तों नारा था फूड का, वर्क का, प्रोडक्टिविटी का, वो 7th पंचवर्षीय योजना का था, इसका नहीं था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें एक रिपोर्ट का हमें बताना है कौन उसका पब्लिकेशन करता है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड। तो ये तो याद कर लेना, फ्रीडम हाउस इसका प्रकाशित करता है। ठीक है दोस्तों, भारत में संचालित जन शिक्षण संस्थान कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इस ये अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि SC और ST के जितने भी बच्चे वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी फीस माफ कर दी गई है, तो इसलिए दोस्तों चर्चा में आ जाता है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। दोस्तों गलत है ये पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, लेकिन अभी कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय इसको क्रियान्वित कर रहा है। जन शिक्षण की स्थापना नॉन लिटरेट, नियो लिटरेट एवं स्कूल ड्रॉप आउट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए की गई है। दोस्तों ये ठीक है, आप इसके इंग्लिश के शब्द याद रखा करो, ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग, नियो लिटरेट, नॉन लिटरेट, स्कूल ड्रॉप आउट। ठीक है दोस्तों, सत्य कथन की पहचान करनी थी, तो दूसरा इसमें सही है। देखो भारत सरकार के कौशल विकास उद्यमता मंत्रालय इसको क्रियान्वित कर रहा है। पहले कौन कर रहा था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों देखते ये वाला, बैंक ऋण की सही व्याख्या कौन सा कथन प्रस्तुत करता है। जब किसी निजी बैंक के द्वारा जनता का जमा पैसा वापस नहीं लौटाया जाता और अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ये बैंक ऋण दोस्तों वह शब्द है जिसमें एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि SBI बैंक के बारे में अफवाह उड़ गई कि ये दिवालियापन हो रखा है, ये एक तरह से डूब रहा है। तो आके जो उसमें जमा करता है, जो उसमें पैसा जमा कर रखे, वो क्या करेंगे, अपना पैसा तुरंत निकालना शुरू कर देंगे। तो वो स्थिति होती है बैंक ऋण की। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो ये C ऑप्शन ये सही है। आपातकालीन स्थिति है जब जमाकर्ताओं के द्वारा अपनी बैंक जमाओं से तुरंत अपने सभी पैसे निकाल लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अफवाह होती है तब ऐसी स्थिति आती है। एक आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर जमाकर्ता के जो पैसे वो बैंक में डूब जाते हैं तो उसको 5 लाख रुपए तक के मैक्सिमम रुपए मिल सकेंगे। तो एक आप ये भी ध्यान रखना, इस बार बजट में अमेंडमेंट किया गया था, पहले 1 लाख रुपए मिल सकते थे, अभी 5 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, इसमें C आंसर सही है। और आज की क्लास हमारी ये समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।